हेलो बच्चों। तो बच्चों आज ये चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 4 है ना। कौन से चैप्टर का? 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 4, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंदर क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब यार बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो बात की थी, उसी चैप्टर में बोल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रीवियस 3 वीडियो में हमने ऑलरेडी चार्जेस की बात कर ली, गुड टू गो है, समझ आ गया था चार्जेस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर वीडियो नंबर 2 में हमने कूलम्स लॉ की बात की थी कि कूलम्स लॉ से हमने बोला था कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, और उसकी क्या वैल्यू होगी वो हमने डिस्कस कर ली थी। सही है ना बात? हाँ सर। फिर हमने थर्ड वीडियो में एक रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी, और उससे रिलेटेड फिर हमने सुपरपोजिशन की भी बात की थी फोर्सेस के, और हमने वेक्टर्स हम देखा था बहुत सारे फोर्स चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, है ना। उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे हमारे तीनों वीडियो में। अगर नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, उसके बाद हम इस पे आता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आने वाला है और बहुत ही अच्छा फिनोमिना है ना। आइए देखते हैं ये है क्या। तो बच्चा फील्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, फील्ड मतलब क्या होता है? ग्राउंड होता है सर, ग्राउंड। हाँ, और किसका ग्राउंड है बेटा? ये इलेक्ट्रिक। तो बेटा ये चार्जेस का ग्राउंड है, ये चार्जेस का ग्राउंड है। चार्ज जहां पर रख देते हैं ना तो अपना ग्राउंड बना लेते हैं, और देखो वो अपने ग्राउंड में क्या क्या करते हैं, तो उनके हम ग्राउंड को फील्ड बोलते हैं। कौन की फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और समझते हैं ये है क्या। तो बच्चों अगर मैं एक प्लस चार्ज लेके प्लस क्यू लेके इस बोर्ड पे लाके यहां रख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है सर। क्या हुआ बच्चों, मैं कहीं से गया, एक बॉडी में से मैंने प्लस चार्ज लिया और लाके इस बोर्ड पे रख दिया, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां से लिया और यहां रख दिया। अब क्या हुआ? अब मैं कहीं से एक छोटा सा चार्ज और लाया, बहुत छोटा सा। बच्चा जब मैं वो छोटा सा चार्ज लाया और यहां कहीं मैंने रखा, लेटस से क्यू नॉट, तो क्या होगा बच्चों जैसे मैंने रखा, मैंने इसको फिक्स कर दिया था बच्चों, इस वाले चार्ज को यहां पर क्या कर दिया था? फिक्स। मान लो मैंने इसको यहां पर फिक्स कर दिया था। तो जब मैं यहां पर इस चार्ज को लेके आया, एक छोटे से प्लस क्यू चार्ज को, और मैंने इसको यहां पर छोड़ दिया, तो बच्चा ये भाग लिया। कहां भागेगा? यहां। क्यों? ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस की वजह से क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या बात ठीक है? हाँ सर सही बात है, यही तो पढ़ा है हमने कि अगर ये दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, और कैसा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये प्लस है तो रिपल्शन लगेगा और ये भाग जाएगा। ओहो, क्या हुआ यहाँ पे? सर जब हम इस चार्ज को लेके आए थे तो ये तो यहीं रखा था, इसको हम फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये तो नहीं भागा। लेकिन बच्चे जब मैं दूसरा चार्ज लेके आया क्यू नॉट और मैंने यहां पर रखा, तो ये तो रिपल कर लिया। क्या कर लिया? रिपल कर लिया। और मैं कहता हूं बच्चा मैं एक माइनस क्यू नॉट छोटा सा चार्ज लेके आया और मैंने यहां रख दिया, तो ये इसकी तरफ चल रही है। क्यों? इस पर अट्रैक्शन लगेगा, तो ये इसकी तरफ चल लिया। ये हुआ। लेकिन ये बच्चों कब हुआ? जब मैं पहले इस चार्ज को यहां लेके आया, उसके बाद इनको लेके आया। मेरी बात को समझना, बहुत आराम से, बहुत इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दूंगा मैं आपको। तो लेकिन जब ये नहीं थे यहाँ पे, मैं इसको अकेला लेके आया था, तो ये कहीं भाग रहा था क्या? अरे यस और नो बोले? नहीं सर, इसको तो हमने ऐसे ले आए थे और रख दिया। लेकिन सर हम जब इसको लेके आए तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करने लगा। और मान लो बच्चा ये था ही नहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे था ही नहीं, थोड़ी देर को समझ, इसको छुपा लो, यहाँ पे था ही नहीं। और जब मैं फिर इसको लेके आया तो ये कहीं नहीं गया, यहीं रखा रहा। तो इससे समझ क्या आता है हमें? कि सर जब भी कोई चार्ज पहले से रखा हो कहीं पे, तो वो अपने सराउंडिंग को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने सराउंडिंग में कुछ ले आता है, जिसकी वजह से जब दूसरा चार्ज आता है उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लगने लगता है। नहीं आया? समझते हैं। सपोज खाली जगह समझ लो, यहां कोई नहीं, ये अपनी ग्राउंड है, फील्ड है। यहां पर मैं एक प्लस क्यू चार्ज लेके आया, तो भाई साहब यहां पर रखा रहा। तो इसने क्या किया?
इसने सारी जगह पे एक क्या बना ला, अपनी खुद की सराउंडिंग बना ली। क्या बना ली? एक खुद की बच्चा एक खुद की सराउंडिंग बना ली। और जब मैं कोई दूसरा चार्ज यहां लाया Q0, पहले ये आया था खुद, इसको कुछ नहीं हुआ, बट जब मैं एक दूसरा चार्ज Q0 लेके आया तो इन पे एक बच्चा एक फोर्स लगने लगा। क्या लगने लगा? फोर्स। क्यों लगने लगा? क्योंकि ये जो आए थे इन्होंने अपने यहां क्या डेवलप कर ली? एक सराउंडिंग। क्या डेवलप कर ली? एक सराउंडिंग, जिसको हमने बोला इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड किसकी हो गई? ये इसकी फील्ड हो गई। क्या बात समझ में आई? ये किसकी फील्ड हो गई? ये इसकी फील्ड हो गई। और इस फील्ड को उसने जैसे सेट किया उसको हमने बोला इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और एक दूसरी तरीके से समझते हैं, फिर इसके सीधे अपन फॉर्मूले निकालते हैं ये है कितनी और क्या है। आप सोचिए, ये चार्ज नहीं था, ये चार्ज नहीं था, अभी मैं इसी चार्ज की वजह से बात कर रहा हूं पूरी फील्ड। ये चार्ज नहीं था तो मैं एक चार्ज लेके आया Q0, आराम से ले आया और यहां रख दिया, वो रखा रहा। लेकिन बच्चा जब ये चार्ज यहां मैंने पहले से रख दिया, कौन सा? प्लस Q, ये। और जब मैं इस चार्ज को यहां लेके आया प्लस Q0, तो बहुत छोटा चार्ज है, इसको हम एक टेस्ट चार्ज भी बोलेंगे अभी, बहुत ही छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज है ना। जब मैं इसको यहां पर लेके आया तो इस पे एक फोर्स लगने लगा रिपल्शन का। और अगर मुझे इसी चार्ज को आगे लेके जाना है, तो इस पे तो बच्चा कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्शन का। तो जब मुझे इसको आगे लेके जाना है बच्चों, तो मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब ये चार्ज नहीं था, जब ये चार्ज यहाँ पे नहीं था, भूल जाओ नहीं है, तो मुझे इसको यहां पर हिलाने में कोई फोर्स काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इससे हमें क्या मिला बच्चों? इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि जब भी कोई चार्ज किसी सराउंडिंग में रखा हो, जिसको हम बोलेंगे फील्ड, किसी भी फील्ड में रखा हो, वो अपने अराउंड एक सराउंडिंग बना लेता है। और चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, जो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी होगी बच्चों। वो क्या होती थी? अगर मैं एक मैग्नेट लाया तो ये तो चुपचाप यहां रखी रहेगी। अगर मैं एक मैग्नेट लेके आया तो ये तो चुपचाप यहां रखी रहेगी। लेकिन मैं इसके सराउंडिंग में जैसे एक दूसरी मैग्नेट लेके आया या कोई आयरन पार्टिकल लेके आया, तो ये आयरन पार्टिकल इसकी तरफ भाग लिया। और मान लीजिए अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा इन दोनों में, है ना। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता हूं तो, और मैं अगर यहाँ पे नॉर्थ ले आया और यहाँ साउथ ले आया, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा। तो जो भी चार्ज उस एक जगह किसी भी सराउंडिंग में रखा होता है, वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, एक अपने अराउंड माहौल बना लेता है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरे चार्जों पे क्या लगने लगता है? फोर्स। और ऐसा नहीं है बच्चा कि इसकी वजह से उस पे नहीं लगेगा, ये भी अपनी फील्ड बनाएगा। बट बाकी अभी हम एक चार्ज की वजह से फील्ड समझ रहे हैं, और सबकी वजह से निकाल लेंगे। तो हुआ क्या बच्चों? हुआ ये, जब भी कोई चार्ज किसी सराउंडिंग में रख देते हैं हम, तो अपने अराउंड एक फील्ड बना लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से दूसरे चार्जों पे क्या लगने लगता है? फोर्स, जो हमने ऑलरेडी देखा था। अगर हम जब अकेला ये चार्ज लेके आए थे बच्चा, यहाँ पे अकेला ये चार्ज लेके आए थे, जब क्या कोई फोर्स था? नहीं था। जब हम एक दूसरा चार्ज लेके आए Q0 छोटा सा, तब इनके बीच में क्या लगने लगा? फोर्स। इसका मतलब पहले से जो भाई साहब यहाँ अवेलेबल थे, उनने अपने यहाँ क्या बना ली? एक फील्ड, और जिसको बोला गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? हम उसको सरल भाषा में बोल सकते हैं, व्हेन एनी चार्ज इज प्लेस्ड in a surrounding or in a space, it creates a environment around it, due to which other charges experience a force in that environment, that is known as an electric field of that environment. इसकी वैल्यू की बात नहीं की मैंने सिर्फ इसकी बात की कि ये है क्या।
तो कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से दूसरे चार्जों पे क्या लगने लगता है, फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक चार्ज की वजह से भी हो सकता है, दो चार्ज की वजह से भी हो सकता है, 10 चार्ज की वजह से भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से भी हो सकता है उस फील्ड के अंदर। क्या बात समझ में? आओ देखते हैं ये क्या है और समझते हैं इसको डिटेल में। फिर इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन किया, आओ देखते हैं। तो उन्होंने कहा एक चार्ज लीजिए प्लस क्यू, हमने ले लिया, और एक दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज बोला गया, जिसको क्या बोला गया, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोला गया अभी अपन बात करेंगे। एक आर दूरी पे रखा, तो इनके बीच में बच्चा फोर्स कितना होगा, मैं कहता हूं F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट। ये क्या है अपना, वैक्यूम की बात हो रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद होगा आपको, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ये जैसे यहां पर आया तो उस पर क्या लगने लगा, फोर्स। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बच्चा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये ना होता तो ये चुपचाप यहां बैठा रहता, लेकिन ये था और जब हम इसको लाए तो उस पर रिपल्शन लगने लगा। अरे यस और नो, क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने इस सराउंडिंग में क्या क्रिएट कर ली है, फील्ड, जिसको हमने बोला इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हुआ, ध्यान सुनना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर, इसकी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर दूरी पे अलग अलग होगी, क्योंकि मैं अगर यहां बोलूंगा तो आर बदल जाएगा, यहां बोलूंगा तो आर बदल जाएगा, यहां बोलूंगा तो आर बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर ड्यू टू एनी चार्ज q is defined as force experienced by per unit charge, force experienced by per unit charge। अब देखो क्या बड़ी ऐसी चीज है, मैंने कहा, मैंने पहले से एक प्लस क्यू चार्ज यहां रख दिया, क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज यहां रख दिया, और मैं एक यूनिट चार्ज यहां लेके आया, कहां पे, यहां पे यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम का चार्ज मैं यहां लेके आया, तो उस पर कितना फोर्स लगा, मैंने कहा 10 न्यूटन का, मैंने कहा 10 न्यूटन का। तो यहां पर जो फील्ड हुई इसकी वजह से पर यूनिट चार्ज वो कितने हो गए, 10 न्यूटन पर कूलम। क्यों, आओ देखें, इसी का हम यहां से फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस एट एनी डिस्टेंस r एट एनी पॉइंट r फ्रॉम द चार्ज इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। तो बच्चा फोर्स कितना है, k q नॉट बाय r स्क्वायर। पर यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, तो बेटा अगर q नॉट पे कितना लगेगा तो पर यूनिट पे कितना लगेगा, q नॉट से डिवाइड कर दो, तो q नॉट से q नॉट बच्चा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r दूरी पे कितनी निकल के आ गई बच्चों, k q बाय r स्क्वायर। क्या निकल के आ गई, k q बाय r स्क्वायर। समझ आया? हाँ सर। तो किसी भी चार्ज की वजह से उस सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू कितनी बोली गई द फोर एट दैट पॉइंट। बेसिकली ये हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, अपने सराउंडिंग में हर पॉइंट पे ये अलग अलग होती है। तो क्या बोला गया, द फोर्स एक्सपीरियंस, इसकी वजह से द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय per unit charge at that point is the electric field at that any point। तो यहां पर कितनी होगी, ध्यान से सुनना। अब एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये चार्ज जो था 2 कूलम का था, सपोज ये जो चार्ज था बच्चा कितने का था, 2 कूलम का। जब हमने इसको r दूरी पे रखा, कितनी दूरी पे रखा, r दूरी पे, तो इस पे बच्चों 50 न्यूटन का फोर्स लगा। इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगा, 50 न्यूटन का। तो पर यूनिट चार्ज कितना लगता, ये हुआ कितने पे लगा, ये 2 कूलम पे, तो पर यूनिट कितना होता है, 2। तो ये कितना आ गया, ये तो अपन ने हो गया कूलम, तो ये हो गया 25 न्यूटन पर कूलम। तो ये इस पॉइंट पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, नहीं आया, समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा, बस एक हमने नई टर्म बना ली। पहले हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल पा रहे थे, दो चार्जेस के बीच में पहले क्या निकाल पा रहे थे, फोर्स निकाल पा रहे थे। अब हमने कहा कि जब एक चार्ज दूसरे की फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो हम उसकी फील्ड बताओ आप हमें, इसका इंपॉर्टेंस है बहुत, जो थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बस फील्ड की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट दैट पॉइंट। क्या बात ठीक है? आओ, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज q at any distance r is equals to force experienced per unit charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, चाहे फोर्स कितना होता है दो चार्जेस के बीच में, k q नॉट बाय r स्क्वायर, q नॉट से अपन डिवाइड करेंगे, q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो k q बाय r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट r पे कितनी आ गई, k q बाय r स्क्वायर। बच्चा इसको नोट करो, इसको नोट करो। करा बोले, क्योंकि अभी थोड़ी सी और हम बात करेंगे टेस्ट चार्ज पे, हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्यों ले रखा है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां साइड में लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, जिस, और हम इसकी वैल्यू फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू क्यू, दोनों क्या है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टर। क्यू तो स्केलर है ना, तो जब हमें फोर्स मिलेगा वेक्टर, तो एक ना एक क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझेंगे उसका डायरेक्शन भी। और इसकी वैल्यू कितनी आई, एक चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे, इसकी वैल्यू निकल के आई अपनी बच्चा k q बाय r स्क्वायर, k q बाय r स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कहां होगा, यूनिट वेक्टर r। ये क्या है अपना, यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, बट वो हमें क्या दिखा देता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहां होगा, r के डायरेक्शन, इसलिए r क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने बोला यूनिट वेक्टर। अब बच्चा मैंने बोला था टेस्ट चार्ज लिया हमने, है ना, क्यों लिया मैं आपको बताता हूं, ये और सुन लो, छोटी सी बात है। अगर मैं यहां पर बहुत छोटा चार्ज ना लाता, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, क्यू नॉट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, जिसको हमने बोला क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों, बिकॉज बच्चा जब ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होगा तो उसकी वजह से इस पे भी तो फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से उस पे भी फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, बहुत क्या होगा। अगर मैंने ये बहुत छोटा ले लिया तो उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। मतलब इसकी पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, इसके फोर्स की वजह इसकी पोजीशन में क्या नहीं होना चाहिए, चेंज। हमने कैसे डिफाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा, हमने कैसे डिफाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड कि हम एक छोटा सा चार्ज लेके आए क्यू नॉट, बहुत छोटा सा। सोच के देखो, अगर हम ये बहुत बड़ा चार्ज ले आते, कौन सा, क्यू नॉट, तो इस पे भी फोर्स लगता, इस चार्ज पे भी क्या लगता, फोर्स, और इसकी पोजीशन मान लो ये भी रिपल करने लगता। तो कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता था, वेरिएशन आ सकता था। मैं इसको फिक्स करके नहीं रखा है, कहने की बात। और मैं यहाँ पर बड़ा चार्ज ले आता, बहुत बड़ा चार्ज एज कंपेयर टू दिस, और इससे भी बड़ा, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता वो इस पे भी लगता और इस पे भी लगता, क्योंकि दोनों चार्ज पे फोर्स लगता कैसा है, सेम, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, ठीक। तो इस पे भी क्या लगने लगता, रिपल्शन। रिपल्शन होने के कारण इस पे भी क्या आता, पोजीशन का चेंज, चेंज ऑफ पोजीशन। तो जो थोड़ा सा वेरिएशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, क्योंकि आर की वैल्यू कुछ और हो सकती थी। मैं कहता हूं थोड़ा सा भी रिपल्शन आ जाता अगर वो बड़ा चार्ज ले आता, और आर में अगर चेंज 0.1 mm का भी आ जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाता। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने क्यू नॉट बहुत छोटा लिया, जिसको हमने बोला टेस्ट चार्ज, और इस पे क्या निकाल लिया अपन ने, फोर्स, है ना, इस पे क्या निकाल लिया अपन ने, फोर्स।
और उसी को इस टेस्ट चार्ज से क्या कर दिया, डिवाइड। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आया हमने क्यू नॉट वेरी वेरी स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि इसलिए हमने उसको बहुत छोटा लिया, क्यू नॉट को बहुत छोटा लिया और बोला टेस्ट चार्ज। क्यों बोला, क्योंकि हमें तो क्या लिखना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अगर ये चार्ज में बहुत ज्यादा ले लेता तो उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू होती बहुत ज्यादा हो जाती, जिसकी वजह से इसमें भी रिपल्शन आ जाता। और आर तो हम फिक्स कर रखे थे, तो उस आर में थोड़ा सा क्या हो जाता, चेंज आ जाता। क्या आ जाता, थोड़ा सा चेंज आ जाता। क्या बात समझ में आई? तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका बहुत रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, मैं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर का काम है। किसी भी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट एक समझने के लिए बता रहा हूं, किताबों में लिखा होता है जनरली। और लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ऐसे भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट आर पे कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, वेयर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्योंकि क्यू नॉट हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि क्यू नॉट बढ़ जाएगा तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने के कारण थोड़ा सा चेंजेस में आर में आ जाएगा, जिसकी वजह से एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमने इसको बहुत छोटा लिया, जिसमें से आर का वेरिएशन बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम आर में चेंज नहीं आएगा। क्या बातें क्लियर है आपको? इसका कोई ज्यादा वो नहीं, बस समझाया था कि टेस्ट चार्ज छोटा क्यों लिया है मैंने। क्लियर है? बोले आंखें नाम। तो अब हमें एक चीज पता चल चुकी है। क्या पता चल चुकी है बच्चा? कि किसी भी चार्ज के अराउंड क्या एक डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता चल चुका है बच्चों? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कहता हूं यहां कोई चार्ज क्यू है, इसकी वजह से आर दूरी पे क्या डेवलप होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू यहां पर होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, एफ बाय क्यू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स हो गया अपना उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक, ये हमने बातें कर ली हैं। अब बच्चा बात आती है डायरेक्शन की। किसकी आती है? क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और इसकी यहां से बात करें यूनिट की, किसकी बात करें, यूनिट की। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन। चार्ज क्या होता है, कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट, ऐसा यूनिट। तो फोर्स अपना न्यूटन, चार्ज अपना कूलम होता है एसआई में। तो यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो बात कर ली हमने, और इसकी ऐसा यूनिट होती है वो बात कर ली हमने। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बात है वो है डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? डायरेक्शन क्लियरिटी है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चा यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अब जनरली मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं यहां पर एक क्यू चार्ज रखता प्लस का, तो उस पर फोर्स कहां लगता, बाहर की तरफ। हम पूरी कहानी प्लस पे करेंगे, ध्यान सुनना। अगर मैं यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखूं और उससे आर दूरी पे एक क्यू चार्ज रखूं प्लस का, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, यहीं लगेगा। अरे यस और नो। सिमिलरली अगर मैं एक माइनस चार्ज ले लूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की भी होती है, ऐसा थोड़ी ना प्लस चार्ज की ही होती है, माइनस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक माइनस क्यू का चार्ज रखूं और यहाँ पर फिर से मैं एक प्लस क्यू चार्ज रखूं जो हमारा टेस्ट चार्ज था, अब उस पर फोर्स कहां लगेगा बच्चा, अब माइनस की वजह से हमें तो पता है क्या लगता है, अट्रैक्शन। तो जब मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट उस टेस्ट चार्ज पे क्यू नॉट बोल लू मैं, अगर क्यू नॉट, तो उस पर फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, रिपल्शन along the line, straight line joining the two charges। लेकिन वही मैंने जब माइनस क्यू ले लिया, क्या ले लिया, माइनस क्यू, तो इस पॉइंट आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर।
और यहाँ कितनी थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, नहीं आया। तो अगर ये माइनस हो चुकी और अब हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, तो इसमें फोर्स ऑफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन, माने अंदर की तरफ। इसका मतलब इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो अलग है और इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो अलग है, क्योंकि सेम चार्ज क्यू नॉट पे इस पे यहां पर लग रहा है क्या, रिपल्शन, और यहां पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। क्यों, बिकॉज हमने यहां पर चार्ज बदल दिए। यस और नो, बोले, समझ आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा, आओ देखें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होता है बच्चों। मैं कहता हूं कि प्लस, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, बट अभी हमें जितनी जरूरत है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन कहां होती है, अगर प्लस चार्ज है तो इट इज ऑलवेज आउटवर्ड, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड। मैं कहता हूं ये दूरी कितनी है, आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और कहां पे, आउटवर्ड, इस तरफ। प्लस चार्ज से कहां होती है, बाहर की तरफ, स्ट्रेट लाइंस। प्लस चार्ज, जब तक कोई चार्ज सराउंडिंग में नहीं है तो प्लस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चा, वो कहां होती है, बाहर की तरफ। कैसी होती है, बाहर की तरफ। अभी हम इन लाइंस को बनाएंगे भी, आपको याद हो हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आएगी, वो अभी इसके बाद का टॉपिक है। अभी बस हमें इतना समझना है कि कोई चार्ज होता है क्यू, वो अपने अराउंड एक फील्ड डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से उसको फुल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर दूरी पे, और उसका एक डायरेक्शन होता है। तो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, बाहर की तरफ। कहां होती है, बाहर की तरफ। क्या बात समझ में, यस और नो। और मैं कहूं बच्चा कि अगर माइनस चार्ज है, अगर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहां लगा रहा था, अपनी तरफ। कहां लगा रहा था, अपनी तरफ। तो अगर मैं कहता हूं एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ। तो जब प्लस चार्ज रखोगे तो ये खुद की तरफ फोर्स लगा लेगा। क्या बात ठीक है, कहां होगी, अंदर की तरफ, मतलब चार्ज की तरफ। देखो, बोलो हाँ कि ना, समझ आ रहा है क्या चल रहा है, सर समझ सा तो आ रहा है, कुछ लग सा तो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। एक नई टर्म बनाई गई, बस क्या बनाई गई, इसका इंपॉर्टेंट बस उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। एक नई टर्म बनाई गई, इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसी चार्ज की वजह से उसके सराउंड में एक माहौल बना लेता है, उसको हमने बोला। क्यों, जब हम वो चार्ज रख देते हैं तो आसपास वाले चार्ज जब उस फील्ड में आते हैं तो उन पे क्या लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फील्ड क्या बोली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज क्यू की। डन है बात, बोलो, मिटा दें, ठीक। तो आर दूरी पे किसी भी चार्ज के कारण बच्चा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सर के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। अभी हमें बहुत चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, है ना। आइए, तो हमने अभी इसके डायरेक्शन की बात की है, और इसका जो डायरेक्शन है वो एक प्लस क्यू से कहां पर होगी बच्चों, बाहर की तरफ होगी। कहां होगी बच्चों, बाहर की तरफ होगी। और चार्ज से हमेशा इसको हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, है ना, ठीक। और अगर मैं बोलूं माइनस क्यू चार्ज है तो कहां होगी, अंदर की तरफ होगी, चार्ज से अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से। क्लियरिटी, बोलो, ठीक। अब सुनिए, एक यहां पर हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे इसके इंपॉर्टेंस पे चलेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा। जब हमारे पास ऑलरेडी कूलम्स लॉ था तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने बोला एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, एट ए डिस्टेंस r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना क्वेश्चन ध्यान से, ये एक एक 2 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं भी। एक चार्ज है जो कितना है 2 माइक्रोकूलम, और r दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए।
तो हमें पता है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R²। और जब तक दूसरा मीडियम ना बोले तो टेंशन ही नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अभी हम सब पूरी बात किस में कर रहे हैं, वैक्यूम में। तो K की वैल्यू अपनी कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक, आइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 9 × 10⁹। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब बच्चा 10⁻⁶। ये याद रखना, ऐसे लिख लिया करो ना, कई बच्चे भूल जाते हैं। 2 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶, और मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। ठीक, R कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर बच्चा इसको मीटर में कन्वर्ट करे तो क्या होगा, 20/100, तो ये हो जाएगा 2/10। इसको 0.2 मत लिखना, 0.2 मत लिखना। 0.2 लिख के कई बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया 2/10 मीटर, खत्म। तो 2/10 का स्क्वायर, क्लियरिटी है। बस क्या बचा, सॉल्व कर लो। तो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 2, 10⁻⁻6, या 10 का स्क्वायर होगा, ये नीचे है 2 के, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, मतलब 10⁻²। कहां चला जाएगा, ऊपर। आया कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, कहानी खत्म। तो 2 1 से इसको कटिंग कर लो, 2 हो गया। 9 और 2 कितना हो गया, 11, और 11 में से 6 का तो कितने बचे, 5। तो देखो ये क्या आ गया, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। 9 × ये 9 है, नीचे 2 बचा है, तो 9/2। ये 9 × 11 और -6, तो 10⁵5। 2 से 2 ये काटा, 4.5 × 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। नोट करें, इसी में एक और क्वेश्चन लूंगा, नोट करो। कितना आ गया, क्या किया है मैंने बस वैल्यूज रखी हुई है बच्चों, और ऐसा यूनिट्स में रखते हैं हम सारी वैल्यूज, इसको याद रखना बस। ठीक, तो Q चार्ज की वजह से R दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, 4.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नोट करें, इसको समझते हैं कि बच्चा ये है क्या, जो आंसर आया है इसी से और क्लियरिटी आई, समझ में आया। अगर बच्चों मैं 1 कूलम का चार्ज इस जगह पर रखता हूं, मैं कहता हूं ये दूरी, ये अपना +Q चार्ज है ये वाला, और मैं कहता हूं ये दूरी 20 सेंटीमीटर की है, और यहां पर जो चार्ज रखा है वो कितना है, 2 माइक्रो कूलम। यहां पर बच्चों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये 4.5 × 10⁵। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा इस जगह पे अगर ये क्या है, न्यूटन पर कूलम, मतलब 1 कूलम के चार्ज पे इतने न्यूटन फोर्स लगेगा। मतलब अगर ये चार्ज यहां रखा है तो 20, इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर मैं 1 कूलम का चार्ज ले आऊं तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। समझ में आया, व्हाट इज दिस, 4.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मतलब इतना फोर्स पर कूलम चार्ज पे लगेगा, कहां पे, इस दूरी पे। समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज रख दो और मैंने किसी एक जगह पे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक नहीं 10 चार्ज रख दो, अभी आएंगे हम सुपर पोजिशन पढ़ेंगे इसका, तो मैं ये हमारा रूम है, इस रूम में मैंने 10 चार्ज रख दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इन सब चार्ज की वजह से, सबकी वजह से फोर्स लगता है। अगर यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि सब चार्जों की वजह से होगी, जो कि अभी हमने सिर्फ एक चार्ज की वजह से देखी है। अब हम बहुत सारे चार्ज रखेंगे और उन सब की वजह से वहां पर फील्ड जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा अगर इस जगह पे हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्या बात ठीक है? इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, नोट कर लें, नोट करो, नोट हो गया, हो गया, हाँ सर आइए। सर ये क्यों नहीं मिटा रहे हो,
नहीं बता रहा हूं, उसका काम है मुझे, चलो याद कर लेते हैं। अच्छा तो बच्चे क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई वो कितनी है 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आया, सेकंड पार्ट था उसका। पहला पार्ट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमने निकाल दी। सेकंड पार्ट सुनिए, व्हाट इज द फोर्स experienced by one microcoulomb charge at this point। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, कोई भी वैल्यू लिख सकता हूं। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन माइक्रोकूलम चार्ज एट दिस पॉइंट। अगर मैं का मतलब ये था कि इसकी वजह से जो r दूरी पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो कितनी है 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब बच्चा इस पॉइंट पे अगर मैं 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगने लगेगा। उन्होंने यही पूछा कि अगर इसी पॉइंट पे मैं अगर 1 माइक्रोकूलम का क्या रख दूं चार्ज, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखो बहुत आसान है, अब वहीं पहुंच जाइए हम। अब आपको कूलम से लगाने की जरूरत नहीं है, इस चार्ज को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। लो भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है उस पॉइंट में कितनी है 4.5 इंटू 10⁵ और चार्ज की वैल्यू कितनी के वन है, कितनी के वन है 1 माइक्रोकूलम। इसकी बात हो रही है, इस पे लगेगा फोर्स, लगेगा इस पे भी, लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, दूसरे की बात हो रही है। हाँ क्यों, तो ये क्या आ गया 1 इंटू 10⁻⁻6। 1 माइक्रोकूलम का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6। देखो बच्चा, तो ये गया, ये बचा -1, ये आया 4.5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। अपने फोर्स की आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हाँ सर, अब तो आ रहा है कुछ कुछ। तो बच्चों अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ये तो एक की वजह से था, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, क्या पता थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी। तो बस उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां पर हमें उस चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया। अब बच्चों सोचो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में, ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। आइए आगे थोड़ा सा समझते हैं। और डायरेक्शन कहाँ होगा, प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ। और चर्चा करेंगे उस पर भी, टेंशन मत लेना, धीरे वीडियो पूरा देखना। वीडियो के एंड तक बच्चा मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। बट स्किप मत करना, स्किप करोगे कंसेप्ट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कभी मैं वो कंसेप्ट को मुझे कहां पकड़ना है वहां बात करता हूं। ऐसा नहीं कि पूरी थ्योरी में बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर लूं, क्वेश्चन के साथ साथ भी कुछ थ्योरी की बात होगी। तो वीडियो पूरा देखना, ऐसा नहीं कि मैंने पूरी थ्योरी पहले बता दी फिर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, नहीं, बीच में भी कंसेप्ट आएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, सारे कंसेप्ट डिलीवर हो जाएंगे आपको। आप कोई भी क्वेश्चन उठा कर लेना, आप पे बनेंगे। क्लियरिटी है? अब हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि पहले तो फोर्स के डायरेक्शन की ओर बात कर लो, आपको पता है। तो बच्चा अगर ये क्यू है तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरे नहीं बना रहा हूं। अगर ये माइनस क्यू है तो ये क्या, ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बात, ये प्लस की वजह से, ये माइनस की वजह से, डन है। ये प्लस की वजह से बाहर की तरफ और माइनस की वजह से अंदर की तरफ। तो अगर मैं यहां Q0 रखूं, अगर मैं यहां Q0 रखूं तो इसमें डायरेक्शन कहां लगा, फोर्स कहां लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF लिख रहा हूं, along the direction of electric field। Q0 पे कहां फोर्स लगेगा, अगर
प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ही है, यही होगी, तो क्यू नॉट पे फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको भी हम प्लस ही लेते हैं अभी, ये भी क्या है प्लस क्यू, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां मैंने ले लिया माइनस क्यू नॉट, क्या ले लिया माइनस क्यू नॉट, तो इस पे बच्चा कहां फोर्स लगेगा, इस तरफ। ऑब्वियसली बात है, पढ़ रखे ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, क्योंकि ये क्या लगाएगा इस पे अट्रैक्टिव, ये क्या लगाएगा इस पे रिपल्सिव। तो along the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस ये चीज हमें याद रखनी है बच्चों, प्लस चार्ज पे हमेशा फोर्स कहां लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिस थिंग। प्लस चार्ज पे हमेशा कहां फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज पे हमेशा कहां फोर्स लगता है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात ठीक है, आओ मैं आपको ये चार्ज पलटा के भी दिखा देता हूं। मैं कहता हूं ये माइनस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू, और ये भी क्या है माइनस क्यू, तो ये क्या हुई हमारी अंदर की तरफ क्या हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया, ये मैं प्लस प्लस की फील्ड दिखा दी आपको, उसके हिसाब से प्लस के फील्ड में जब हमने प्लस रखा है तो उस पर हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है कि फोर्स कहां लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी प्लस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने लिखा है। क्या ये माइनस के भी साथ हो गया, ऑब्वियसली बच्चों, अगर मैं यहां रखता हूं क्यू नॉट प्लस का, क्यू नॉट प्लस का, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो उस पे कहां लगेगा अट्रैक्शन, मतलब इस तरफ। अरे भाई ये माइनस क्यों का रखा है, इसकी वजह से इस प्लस पे फोर्स कहां लगेगा इस तरफ, और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है अंदर की तरफ, तो अलोंग द तो आ गया, क्या आ गया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। माइनस लो, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अगर मैंने यहां रखा और मैं यहां भी माइनस क्यू रख दूं, है ना, क्या रख दूं, यहां भी माइनस क्यू रख दूं बच्चा, तो इस माइनस क्यू पे कहां लगेगा रिपल्शन लगेगा ना, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से माइनस पे क्या लगता है रिपल्शन, सेम चार्ज है, लेकिन माइनस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ थी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पे कहां लगा रिपल्सिव, माने अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तो है along the opposite direction of electric field। लाइन वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। तो माइनस प्लस के साथ भी दिखा दिया, माइनस के साथ भी दिखा दिया। तो प्लस चार्ज पे हमेशा फोर्स कहां लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज पे हमेशा फोर्स कहां लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिर से प्लस पे फोर्स कहां लगेगा सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और माइनस में कहां लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो ऋतिक रोशन का स्टेप याद रख लेना, जब सेम हो तो इस तरफ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पॉजिटिव पे, और अगर माइनस हो अपोजिट। अगर यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स कहां लगेगा यहाँ। आसान सी बात है, आप कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 12th क्लास के बच्चों तो बच्चों की तरह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को नहीं समझ आए तो आप ये सब चीजें याद रख लेना, ठीक है। मिटा दें, ठीक है सर। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने किसके चक्कर में बात की है, एक फोर्स की, और अभी हमने सिर्फ क्या देखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स क्या होता है, ये सब फॉर्मूले नेक्स्ट चैप्टर में भी भयंकर काम आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से लिख के रखना है, यहीं के यहीं पढ़ के भूल नहीं जाना है, यहीं कहीं पढ़ के भूलना नहीं है, याद रखना। 12th क्लास ऐसी क्लास है, फर्स्ट चैप्टर का काम लास्ट चैप्टर आएगा भाई साहब। तो फर्स्ट ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट जैसे कि अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे, इस चैप्टर का इसी चैप्टर में पूछेंगे, ये नहीं बन रहा तो मत पढ़ो बच्चों, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास है, लाइफ टाइम इसके परसेंटेज आपके काम आएंगे,
आप बहुत अच्छे हो चुके हो बाद में कॉलेजेस में पढ़ाई में, लेकिन आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आए सपोज, तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन चुके हैं या डॉक्टर, मतलब जिस भी फील्ड में आप मेनली मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ बिकॉज आई एम इंजीनियर, तो आप बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कर ली, आपको बहुत अच्छा आता है इंजीनियरिंग में, कोई कंपनी आई बच्चा, कोई कंपनी आई, आपके इतने अच्छे मार्क्स इंजीनियरिंग में लेकिन 12th के परसेंटेज बहुत कम है, और उस कंपनी ने 12th के परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा था 80%। अब आप कह रहे हो सर मुझे सब आता है, लेकिन आप उसके इंटरव्यू में नहीं बैठ पाए क्योंकि आपके 12th के परसेंटेज डाउन थे। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत कंपनीज में जब कैंपसेस आते हैं, जब आप हायर क्लासेस में आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, या मैं कहता हूँ अलग कोई भी डिग्री करते हो, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर लेते हो, तो कंपनीज आती है बच्चा, एमटेक कर लेते हो, बहुत फील्ड है, या जिस भी फील्ड में जाते हो तो एक कैंपस आता है प्लेसमेंट के लिए, तो वो कैंपस प्लेसमेंट में क्राइटेरिया रखते हैं 10th का, 12th का, और जो भी डिग्री आपने की हो, जो भी डिग्री बच्चों आपने की हो, उसके हिसाब से ये क्राइटेरिया, सपोज अच्छी कंपनी आई, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी अच्छा क्राइटेरिया रखती है, उन्होंने 80% का क्राइटेरिया रख दिया। अब सपोज आपकी डिग्री में तो बच्चा 80% है, आपने बीटेक किया है, आपने अच्छी मेहनत करी, आप अच्छा पढ़ाई करने लगे, तो आपके 80% तो आए डिग्री में। बट बच्चों जब आपने इंजीनियरिंग करी और उसने क्राइटेरिया कंपनी ने कितना रख दिया, 80% थ्रू आउट, मतलब 10th, 12th और डिग्री, लेकिन आपकी डिग्री में तो है, मतलब इंजीनियरिंग में है या जो भी आपने की रखी हुई है, 10th में भी है, और 12th में सपोज आपके बच्चा 75 ही आ गए, तो आप उस कंपनी के कैंपस में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए बच्चों मेहनत करनी है, परसेंटेज अच्छे रखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परसेंटेज में रट के आप परसेंटेज ले आओ, और ये सब हमेशा आपका कैरियर परसेंटेज ही डिसाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है बच्चों। मैं कहता हूँ आपको नॉलेज बहुत है, आपके नंबर नहीं है, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, है ना, बट कहीं आपको जब इसकी इंपॉर्टेंस आई तो आपको फील होने लगता है यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो आज शायद ये मिल जाता। ऐसे नहीं आपको और कुछ अच्छा नहीं मिल सकता अगर आपके परसेंटेज कम है। बच्चा परसेंटेज बहुत भी कम है ना, तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में, एक से एक लोग जिनके परसेंटेज 100 भी है ना, उनके रिस्पेक्ट में लोग बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। वो 7 to 8 जॉब कर रहे हैं और वो लोग जॉब दे रहे हैं जिनका परसेंटेज कम है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता ना, कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस है। नॉलेज है, परसेंटेज नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा हो जाता है, कोई बात परेशानी नहीं इसमें। बट इनको भी अगर हम साथ लेके चले तो लाइफ में कुछ जब मिलना हो तो कुछ मिल भी सकता है उस समय पे, उसके बाद शायद और कुछ अच्छा हो ना। तो मेरी बात समझ में आ रही? तो डट के पढ़ना है और 12th क्लास में एकदम शानदार परसेंटेज लेके आने। क्या बात ठीक है? आइए, तो हमने ये बात कर ली थी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देख लिया था। अब मैं फिर से बात करूं सुपरपोजिशन। सर बार बार ये सुपरपोजिशन आ जाता है, सुपरपोजिशन अभी वहां भी आया था फोर्स में। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर की तरह जोड़ेगी। अब दो बहुत सारे चार्ज की वजह से भी तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। जो अभी हमने सीखा वो किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से। तो अगर 2-3 चार्ज होंगे तो क्या ऐसा होता? अभी हमने पहले पढ़ा था ना, अगर यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की वजह से लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की वजह से लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की वजह से लगेगा। बोला था, पढ़ा था, तो मतलब इन दोनों की वजह से भी तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसकी वजह से लगता है? चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है ना। देखो यही तो इंपॉर्टेंस था इसका। मैंने कहा था ना वीडियो पूरा देखना, वीडियो के साथ साथ पूरा इंपॉर्टेंस कवर करेंगे हम। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुपरपोजिशन क्या है सर? सर ये सुपरपोजिशन क्या है बच्चों? ये वही है जो सुपरपोजिशन किसका था? फोर्स का। तो अब सुपरपोजिशन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। तो आइए आप और हम मिलके आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं यहां पर बहुत सारे चार्ज हैं। लेट अस से Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। अरे यस और नो? डन है? पक्की बात। मैं कहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहां से डिस्टेंस है R1, यहां से डिस्टेंस है R2, यहां से डिस्टेंस है R3, यहां से डिस्टेंस है R5 और यहां से कितना है?
R4। तो बच्चों यहां पर जो ई नेट होगी, यहां पर जो ई नेट होगी वो इन सब का क्या होगी, सम। यहां पर जो ई नेट होगी वो इन सब का क्या होगी बच्चों, सम। अब कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है? अगर मुझे इस पॉइंट पे बच्चा क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर मैं जो भी चार्ज रखूंगा Q, मैं यहां पर जो भी कोई चार्ज रखना चाहूं Q, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। मुझे इन सब का वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसका Q Q3 बाय आर स्क्वायर, इसका Q Q का F5 बाय R5 का स्क्वायर, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं मुझे यहाँ पर E नेट मिल जाए तो मैं डायरेक्ट फोर्स बता दूंगा E इंटू ये जितना चार्ज Q है। तो समझ में आया? अगर किसी भी पॉइंट में मुझे क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे मुझे सराउंडिंग में क्या मिल जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पे अगर मैं कोई भी चार्ज क्यू रखूं तो उस पे फोर्स मिल जाएगा। मुझे कूलम्स लॉ की जरूरत, हालांकि आया वहीं से इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा कंसेप्ट निकाला गया कि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो इस चार्ज पे, क्यू चार्ज पे, किस चार्ज पे, इस चार्ज क्यू पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर कूलम। तो मैं कहता हूं 2 कूलम का है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 500, तो 2 पे, 1 पे कितना लगेगा, 500, तो 2 पे कितना लगेगा, 1000। मल्टीप्लाई तो करना है क्यों का। समझ आया? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी सराउंडिंग इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द नेट फील्ड ड्यू टू द ऑल द चार्जेस। आया कि नहीं, बोलो। अब डायरेक्शन डालना है तो कैसे डालेंगे, आओ उसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बना देता हूं। आपको सुपर इम्पोजिशन समझ में आया? व्हाट इज द सुपर इम्पोजिशन? ये है सुपर इम्पोजिशन। जो ई नेट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5। और वेक्टर सम, वेक्टर तो आपको आता ही है। सर यही तो नहीं आता है वेक्टर, तो थोड़ा सा वेट कर लो। वेक्टर आपको वैसे भी आता होगा, नहीं आता है तो बेसिकली इतना बहुत टिपिकल वेक्टर हमें लगता नहीं है यहाँ पे, जस्ट वेक्टर सम करना है हमें, तो है ना। ज्यादा फिजिक्स में कितना वेक्टर लगता है, एडिशन ऑफ वेक्टर लगता है, वेक्टर सम लगता है, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो बहुत इजी है। किताब के पन्ने पलट लो 11th क्लास के, समझ आ जाएगा। और नहीं है तो अभी कुछ दिन में फिर से मैं वेक्टर्स के वीडियो डालूंगा, तो देख लेना। तब तक आप कॉपी उठा के आराम से देख ही सकते हो, इतना तो आता होगा बच्चों। आइए, और मैंने पुराने वीडियो में भी अभी अपने सेकंड थर्ड में वेक्टर की बातें की थी, वेक्टर सम देखा था फोर्सेस का, है ना। तो व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन? डेफिनेशन लिखते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट इज द नेट सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। Electric field at any point or the net electric field at any point is equals to the vector sum of the electric field due to all the charges। आया कि नहीं, बोलो। आओ थोड़ा सा इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये सुपर इम्पोजिशन है, जैसा क्या था, जैसा सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोर्स था। आओ अब मैं कहता हूं, सपोज यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां पर भी रखा है प्लस क्यू, यहां पर रखा है माइनस क्यू, ठीक, और एक ये ले लो यहां पर रखा है एक प्लस क्यू, ठीक। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बच्चा इसकी वजह से डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां होगा, इनकी वजह से डायरेक्शन यहां होगा, ये प्लस है बच्चा तो इनकी वजह से डायरेक्शन यहां होगा। देखो ध्यान से, समझ आया? प्लस की वजह से कहां होता है, बाहर की तरफ, प्लस की वजह से कहां होता है, बाहर की तरफ, माइनस की वजह से अंदर की तरफ। ये है, इनकी वजह से कहां होगा, यहां। तो मैं कह देता हूं अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कौन सी हो गई, E1, ये कौन सी हो गई, E2, ये कौन सी हो गई, E3, और ये कौन सी हो गई, E4। अब इस पॉइंट पे इन सब का प्लस ही तो करना है, इन सब का देखो, E1, E3, E1, देखो E2,
E4। समझ आया? बस यहाँ पर हमें क्या करना है, वेक्टर सम। ये एंगल हमें दिए होंगे, हम वेक्टर सम कर लेंगे, एक्स वाई में रिजॉल्व करके कर लेंगे या डायरेक्ट कर लेंगे, वेक्टर सम आते ही हमें। अरे यस और नो? सो व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ electric field and its importance? I guess it is clear to you. If there are n number of charges are available in the surrounding, so the electric field at any point is the net sum of the electric field due to all the other charges. वह सब चार्जेस की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दो और डायरेक्शन मिल ही जाएगा। इन सब का जो भी नेट आएगा वो उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यस और नो? जनरल बात करूं, देखो मैं कहता हूं दो ही चार्ज है, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, x। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बच्चा इसकी वजह से यहां, इसकी वजह से यहां, तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो ये हो गई E1। अभी क्वेश्चन बस करने वाले हैं, ये हो गई E2। तो नेट कहां आएगी, यहां। मतलब कोई चार्ज अगर मैं यहां रखता हूं तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, E नेट इंटू, चार्ज रखा मैंने अगर Q, तो E नेट इंटू Q, ये लगेगा फोर्स। और डायरेक्शन कहां होगा, ये E नेट के डायरेक्शन में। डायरेक्शन कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ E नेट। कहां फोर्स लगेगा चार्ज पे, इन द डायरेक्शन ऑफ E नेट। क्या बात समझ में आई? नोट करना हो तो कर लो, बाकी आप समझ तो गए होंगे। डन है? डन? चलिए अब आओ हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, मजेदार क्वेश्चन। आइए आप और हम मिलके धमाल मचाते हैं बच्चों। बोर्ड में बिल्कुल शानदार नंबर लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100। सर आप तो बस बोल दो कैसे आएंगे। जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी पे हम क्वेश्चंस वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कर सकते हैं। यस और नो? आइए मैं कहता हूं एक यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, आर दूरी पे एक 2q चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। मैं कहता हूं इसके एक्सियल लाइन पे, इसके एक्सियल लाइन पे इस चार्ज से 50 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। दिस इज द पॉइंट P। डायग्राम दे दिया डायरेक्टली। और ये जो Q की वैल्यू है ये आपको दी हुई है 2 माइक्रोकूलम। तो यहां कितना रखा है, प्लस Q, और यहां कितना रखा है, प्लस 2Q। और Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो मुझे P पॉइंट पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन। क्या है क्वेश्चन? दो चार्ज है, एक प्लस Q और एक प्लस 2Q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ central at a axis connecting the two charges at any point P from 2Q outward at 50 centimeter। बेसिकली डायग्राम दिया होगा, पूछा है P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात ठीक है? तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, K Q by R स्क्वायर। हाँ की ना, K Q by R स्क्वायर। अब ध्यान देना है ना, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ। भाई साहब ये प्लस है ना, ये क्या है, प्लस है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ। हमें पता है प्लस की वजह से कहां होती है, बाहर, आउटवर्ड। वेक्टर सम के लिए डायरेक्शन खुद प्लॉट करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आपको अट्रैक्शन रिपल्शन पता है और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है। और माइनस की वजह से कहां होती है, अंदर। तो यहाँ माइनस तो है नहीं है, तो इसकी वजह से कहां होगी, बाहर। तो यहां पर आ जाएगी E1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। डन है बात। अब इसकी वजह से कहां होगी बच्चा, इसकी वजह से भी बाहर ही होगी। तो ये कितनी हो गई, E2। और जब डायरेक्शन सेम हो दो वेक्टर का, तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं E1 प्लस E2, क्योंकि इनके बीच में थीटा कितना हो जाता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का सम कितना होता है, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब सीधा सीधा डायरेक्शन हो तो लोड ही नहीं लेना है, एक बार बता रहा हूं फिर से यहाँ पे। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, या जो भी दो वेक्टर है, वेलोसिटी हो सकती है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यहाँ फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी वेक्टर है, तो ए भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, 0। तो जब दोनों एक लाइन पे हो तो थीटा क्या हो जाता है, 0, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा कितना हो गया 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया 2ab। ध्यान दो, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आया, a प्लस बी। और ये जब 180 हो जाता है अपोजिट, तो cos थीटा कितना हो जाता है 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो ये बन जाता है a माइनस बी। तो जब सेम डायरेक्शन में हो चुपचाप जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो चुपचाप माइनस कर दो, जो ज्यादा होगा उसकी तरफ डायरेक्शन आ जाएगा। अरे यस और नो, हाँ सर ये तो आता है, क्यों बता रहे थे, आता है, ठीक बात है, नहीं है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो नेट ई कितनी है, E1 प्लस E2 वेक्टर की तरह, सिंस द एंगल इज 0 डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तुम डाल ही चुके ना, तो कॉमन सेंस तो आ ही चुका है, हम बड़े हो गए हैं। तो देखो इसकी वजह से लिखना जरा, तो ये दूरी कितनी है बच्चा 1 मीटर, पहले लिख देता हूं मैं, k q बाय r1 का स्क्वायर प्लस k q2 बाय r2 का स्क्वायर। r1 कितना है, ये रहा, दूरी यहां से लेंगे ना, इस पे निकालनी है, तो r1 कितना हो गया बोलो 1.5 मीटर, और ये 50 सेंटीमीटर है, मतलब 0.5 मीटर। और ये कितना हो गया r2, ये कितना हो गया r2 जो कितना है 0.5 मीटर, खत्म। तो k q1 की वैल्यू q डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर प्लस k q2 की वैल्यू 2q डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, बस वैल्यू रख लो, काम हो गया। तो देखो वैल्यू में हमेशा बोलता हूं कहां रखनी है, लास्ट में, तो ये आ गया k q इंटू 1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन r2 का स्क्वायर, बस ये मिटा दूं मैं। अब तो कैलकुलेशन है बच्चा, क्या है कैलकुलेशन है, हाँ सर, खत्म। k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, r1 की वैल्यू 1.5, ये है पूरा r1, तो ये 1 है, ये 0.5 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू 0.5, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, बात ठीक। बस क्या बचा कैलकुलेशन, तो 6 बचे 3, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1 अपॉन 1.5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैं यही छोड़ूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, क्योंकि हमें पता है कैलकुलेशन आप बस ईयरफोन लगा के कुछ ना कुछ बच्चे बैठे होंगे, कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर कमेंट करो। हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं छोड़ूंगा लास्ट में। हाँ सर आपको नहीं आता हो इसलिए छोड़ दोगे, कई बच्चे बोल रहे होंगे बेटा मैं कर दूंगा, 2-3 मिनट लगेंगे और क्या होगा, बट ये आप करो, क्योंकि आप कैलकुलेशन में गलती करते हो। पेपर मुझे नहीं देना, पेपर आपको देना है, मैं तो कैलकुलेशन करके लिख दूंगा। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये काम इतना करो, कुछ करना है आपको भी, अकेला मैं नहीं करूंगा, आप और मैं साथ मिलके करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आजकल के बच्चे बहुत ही वीक है, देखा है मैंने, पूरा सब कर लेंगे, कैलकुलेशन गलत कर देंगे, आंसर गलत आया, तो ये आंसर मुझे कमेंट करना है इसका सबके सब। क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, नोट करो। आगे बढ़े, हाँ सर, आओ और क्वेश्चन लेते हैं। बेटा बच्चों में दूसरे वीडियोस में भी पहले टॉपिक के क्वेश्चन ले सकता हूं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चन यही चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी आगे वाला वीडियो डालूंगा तो उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूं उसकी, तो ध्यान से देखते रहना। आओ तो क्वेश्चन देखो, मैं कहता हूं फिर से वही चार्ज दे लो, मैं कहता हूं यहां प्लस क्यू,
मैं माइनस ले लूंगा तो कर सकते हो आप, माइनस वाली अपोजिट आ जाएगी तो माइनस कर देंगे। आओ एक कर लेते हैं, ठीक। दोनों के बीच में दूरी फिर से वही ले लो 1 मीटर, ठीक। कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं तो आपको, कैलकुलेशन में क्या है, यहां से लो 0.2 मीटर पे निकालना है, यहां से 20 सेंटीमीटर पे, यहां से, समझ में आया। उस वाले का डायरेक्शन कहां आएगा, इसी तरफ तो आएगा ई नेट, इसका देखते हैं। तो ये भी क्यू है लेकिन ये क्या है, माइनस क्यू है। मैंने 2 क्यू नहीं लिया, क्यू की वैल्यू अगेन 2 माइक्रो कूलम। तो बच्चा इसकी वजह से कहां होगी, फटाफट करेंगे, इसकी वजह से यहां होगी और इसकी वजह से दूरी कितनी होगी 1 प्लस 0.2, तो 1.2 मीटर, ठीक। इसकी वजह से दूरी कितनी है, यही रही 0.2 मीटर, लेकिन इसकी वजह से फील्ड कहां होगी, अपोजिट। तो ये हो गई अपनी E1 और ये हो गई अपनी E2। कंसेप्ट सीखना, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू निकाल लिए कहां, यहां। तो ये तो प्लस है, प्लस की वजह से बाहर मतलब यहां, और माइनस की वजह से अंदर मतलब यहां। तो जो नेट होगी वो कितनी होगी, ध्यान से देखो, ई नेट। वेक्टर में हम हमेशा प्लस ही लिखते हैं क्योंकि वेक्टर माइनस नहीं होते, कभी पढ़ा होगा आपने, E1 प्लस E2, लेकिन इनका एडिशन कैसा होना है, वेक्टर की तरह। तो ये दोनों में एंगल कितना है, थीटा 180 डिग्री, ये इधर है और ये इधर है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये डायरेक्ट ई नेट कितनी होगी, अब देखना ध्यान से, मैं किसको किस में से माइनस कर रहा हूं। ये डिस्टेंस क्या है 0.2 और ये डिस्टेंस क्या है 1.2, चार्ज सेम है, तो किसकी फील्ड ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात करूं या कॉमन सेंस लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दोनों का क्यू तो सेम है भाई, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों का क्यू तो सेम है, सही बात है सर। इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसकी फील्ड कम है। अरे आर जिसका ज्यादा होगा उसका ई कम होगा ना, तो इसकी वजह से 2 वाले की वजह से क्या होगी ज्यादा, नॉर्मल कॉमन सेंस समझाया हूं, E2 विल बी ग्रेटर देन बच्चा E1, E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तुम किसी में से किसी को भी माइनस कर दो फर्क नहीं पड़ता, साइन आ जाएगा तो अंदर बाहर हो जाएगी फील्ड। मैं लेकिन आपको नॉर्मल बता रहा हूं, नेट कहां आएगा, नेट इसी तरफ आएगा। ये मान लो 2 आई और ये मान लो 1.5 आई, तो 2 माइनस 1.5 ज्यादा कौन सी है, यही है ना, तो इस तरफ आएगी ना 0.5। तो देखो ई नेट कैसी हो गई, ई नेट हो गई E2 माइनस E1, फटाफट कर लो। E2 कितनी है, यही रही E2, तो के क्यू बाय आर 1 स्क्वायर माइनस के क्यू बाय R2 का स्क्वायर। तो के क्यू आ गया और ये अपना क्यू क्या है स्मॉल क्यू, तो के क्यू आ गया कॉमन 1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर। क्या बात ठीक है, वैल्यू रख लो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, R1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। अरे यस और नो, ये आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना, तो 2/10 भी लिख सकते हो, 2/10 भी लिख सकते हो। एक कैलकुलेशन करा ही देते हैं, तो 2/0.2 है ना, तो 2/10 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये कितना है 1.2, तो 12 बाय, दिख रहा है। अब सर वो आपका कैमरा बताएगा दिख रहा है कि नहीं, क्या बात समझ है, देखो पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं हो तो उस पॉइंट को कन्वर्ट कर लिया करो, नीचे डिवाइड कर देना 10 से, तो ऊपर पॉइंट नहीं बचेगा, समझ आया। तो ये देख 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर 9, 9 टू 18, नहीं आया, बोलो 9 टू 18, 18 इंटू 10 की पावर 3। अब देख बच्चा ये 10 का स्क्वायर है, ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 का स्क्वायर फिर बच्चा ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 144। लो अब क्या बचा, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो फिर बाहर फेंक दो,
तो 18 इंटू 10 की पावर 3 है, ये कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो 1/4 माइनस 1/44, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। अगर पॉइंट में ना हो रहा हो तो आपको मैंने ऐसे करवा दिया, क्योंकि पॉइंट 2 को हम क्या, और डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो डन है। तो मैंने माइनस भी लेके दिखा दिया, मैंने प्लस भी लेके दिखा दिया। यहां पूछे तो निकाल सकते हो, हाँ सर। प्लस की वजह से यहां, माइनस की वजह से भी यहां, अंदर से को जुड़ रही है, बाहर कैंसिल हो रही है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो बाहर क्या हो रही है, कैंसिल, लेकिन अंदर क्या हो रही है, प्लस। समझ आया। तो ऐसे डायरेक्शन डाल के कर लेना। और एक बार समझा देता हूं, एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद कहानी खत्म। ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ प्लस की वजह से कहाँ होगी, यहाँ, और माइनस की वजह से कहाँ होगी, यहाँ। तो बच्चा जब लाइन के बाहर हो तो चार्जेस कैसे हो, एक प्लस और एक माइनस। तो जब इन दोनों के बाहर हो, सेंटर से, बीच से बाहर हो, तो कैंसिल हो रही है। देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन मैं यहाँ की बात करूं तो प्लस की वजह से यहाँ, और माइनस की वजह से भी यहाँ, तो अंदर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। समझ आया। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वैल्यू में पता है Q/R²। ये तो अलोंग द लाइन हो गई, तो टेंशन ही नहीं है ना। आओ थोड़ा एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। इतना वेक्टर आपको आना चाहिए, नहीं तो 12th क्लास में कुछ नहीं हो पाएगा। आइए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ये बच्चा प्लस क्यू, ये बच्चा माइनस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बोल दिया मैंने आर है। इसके सेंटर से, इसके सेंटर से यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ध्यान से सुनना। और ये जो दूरी है, जिनके बीच का डिस्टेंस r है, ये r/2, ये r/2 है ना। और ये जो डिस्टेंस है उसने बोला x, वैल्यू मिल जाएगी तो काम बन जाएगा। ये बोला r/2 और ये भी बोला r/2, और ये कितना है x। यहां पर इस P पॉइंट पे क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ही दिक्कत है। प्लस की वजह से कहां होगी, ये, माइनस की वजह से कहां होगी, ये नहीं आया। प्लस की वजह से कहां होगी, ये रही, इसको बोल दो ये 1 चार्ज, ये बोल दो 2 चार्ज। तो ये हो गई E1 और ये हो गई E2। ध्यान दो, तो इनकी वजह से जो वैल्यूज आएंगी वो सेम होगी बच्चा। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। ये दूरी कितनी होगी, √of x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ये दूरी भी कितनी होगी, √of x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं, लेट x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर को मैं एक नई क्वांटिटी मान लेता हूं, टोटल बोल देता हूं r'। ये जो दूरी है इसको क्या बोल देता हूं, r'। क्या दिक्कत है ना। आओ सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। E1 लिखो, E1 लिखो। E1 कितनी होगी, K/√of x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर। KQ/R² ही होती ना। तो E1 कितनी हो गई, K/√of x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और हमने इसको क्या माना है, r'। तो देखो ये क्या हो गई, KQ/R' का स्क्वायर। तुम इसको y मान लो। थोड़े से मैंने क्वांटिटीज ऐसी ले ली। तो होगा KQ/y²। और y² क्या है बच्चा, ये डिस्टेंस है ना। y² क्या है, ये डिस्टेंस। तो घर में पूजा होने लगी मेरे, है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस y²। क्या बात ठीक है, मतलब शाम का टाइम हो रहा है, पूजा होने लगी घर में। E2 कितनी होगी, E2 कितनी होगी, E2 भी यही होगी, KQ√of x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर।
क्या बात समझ में आई? तो ये भी क्या है, y तो मान रखा है, तो k क्यू बाय वाई स्क्वायर। ई नेट कितनी आ जाएगी, ई नेट कितनी आ जाएगी? अब ध्यान से देखना, यहां पर लाइन डालो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और थीटा हम निकाल लेंगे कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा क्या हो जाएगा यहां से। तो बच्चा वैल्यूज आएंगे तो हम कर सकते हैं x अपॉन आर बाय 2। मैं वैल्यू लेके दिखा दूंगा अभी आपको, मेरी बात सुनो बस पहले। अभी हम इसको वैसे कर रहे हैं बिना वैल्यू लिए। तो ये x दूरी पे निकालनी थी, r बाय 2 था, ये r बाय 2 था सेंटर से, ठीक, यस और नो। मैं बोल दूंगा ये भी x और ये भी x है, तो ये 45 हो जाएगा, x बाय x तो हो गया 45। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अरे यस और नो। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ध्यान से देखो, ये e इधर है, ये e1, ये e2, तो ये क्या है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चा, ध्यान से सुनो कितने बनेंगे। और बच्चा ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, और ये sin थीटा वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो e नेट क्या आएगी, 2e cos थीटा। क्यों, e1 और e2 तो सेम ही है ना, तो इस तरफ जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2e cos थीटा। लो कहानी खत्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, k क्यूब अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कर ही दिया अपन ने, अंडर रूट है इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय 2 cos थीटा। ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया। और डायरेक्शन कहाँ होगा, ये क्लियरिटी है। सर ये तो कंफ्यूजिंग हो गया बहुत, एक बार नोट करो फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चा, प्लस की वजह से कहां हो गई, इधर, जिसकी वैल्यू तो होगी सेम। माइनस की वजह से कहां हो गई, इधर, सॉरी नीचे की तरफ, माइनस की तरफ अंदर की तरफ होती है। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी बच्चा थीटा होगा, ट्रिग्नोमेट्री बता रही है हमें, अरे यस और नो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये x और ये r बाय 2, तो ये भी क्या होगा थीटा, यस और नो। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, समझ में आया। तो इसके अब दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये हो जाएगा e sin थीटा और नीचे वाले का भी e sin थीटा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू e1 e2 की क्या है, सेम है। ध्यान से देखो, k क्यूब बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये कंपोनेंट क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये कंपोनेंट क्या है, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के क्या आएगा, इसका आएगा e cos थीटा, इसका भी आएगा e cos थीटा। तो ये यहाँ पर ये e1 और e2 सेम ही है ना, मैं इनको e भी लिख सकता हूं, तो ये हो गया 2e cos थीटा, तो 2e cos थीटा, पर नहीं आया, तो 2k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का स्क्वायर, नहीं आया। अगर आपके पास अब ये वैल्यू है तो काम बन गया, बोलो। मैं अगर ये कह देता क्वेश्चन में, अब देखो थोड़ा सा वैल्यू के साथ काम करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया, पॉज कर लो, कर लिया। अब देखो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अगर वैल्यूज भी ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं ये 1 है, x इक्वल टू 1, और ये पूरा 2 मीटर है सेंटर से, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, खत्म, बोलो। ये 1 तो ये 1, ये एंगल कितना हो गया tan थीटा, 1 अपॉन 1, तो ये हो गया 45। आ जाओ यहां पर रख लो 2k क्यूब, ये तो q की वैल्यू दी होगी, आओ 1 प्लस 1, ये r बाय 2 पूरा 1 है, r बाय 2 पूरा कितना, ये 1 है और ये 1 है, तो ये नीचे कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 45, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गई k क्यूब कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, तो ये आ गई k क्यूब बाय, लो समझ में आया, क्योंकि वैल्यू दी होगी।
तो हमें पहले ये करना आना चाहिए। वैल्यूज तो हम कहां रख लेंगे, लास्ट में। समझ में आया? मान लो ये 1 1 ना होते, ये होता 1, ये होता 0.5, ये होता 1 और ये होता 0.5, तो ये एंगल निकल जाता। किससे? ट्रिग्नोमेट्री से, या तो डायरेक्टली एंगल दिया होता, ये भी बराबर होता, ये भी बराबर, तो 45 है। परपेंडिकुलर बेस क्या है, सेम, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया 1, और tan 1 क्या होता है 45। समझ आया? इतना तो आपको आता होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, इसके 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन रिवाइज इट थोरोली। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।